वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। बीएससी सेकेंड ईयर अल्कोहल में केमिकल रिएक्शंस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स की वे रिएक्शन जिनमें सीओ बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी कि सीओ बॉन्ड टूटता है। इस टॉपिक पर पिछले वीडियो में हम कुछ रिएक्शंस पर बात कर चुके हैं और सीओ बॉन्ड क्लीवेज की जो बची हुई रिएक्शन है इन्हें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर कीजिए और वीडियोस में आपको कोई भी कमी लगती है या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसे कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एल्कोहल्स की जो सीओ बॉन्ड क्लीवेज की अगली रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो है डिहाइड्रेशन। यह एल्कोहल्स की एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल्स में से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन में। अब इन रिएक्शंस की सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि इन ये एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और यहाँ पर हम ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कराएंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो अम्लीय उत्प्रेरक लेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब किस तरह से ये रिएक्शन होती है ये देखते हैं। यहाँ पर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की दो पॉसिबिलिटीज हैं। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन की दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है वो देखते हैं। हमने एक जनरल अल्कोहल लिया C2H5OH। इसमें से यदि हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन OH C2H5OH और ये हमने इसकी रिएक्शन करवाई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। तो ये देखिए अल्कोहल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं अल्कोहल इथेनॉल। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हम लोग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर यदि हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं और यहाँ पर यदि हम लोग अल्कोहल को अधिक्य में लेते हैं, यानी कि अल्कोहल जो है वो एक्सेस में लेते हैं, तो एक्सेस में लेने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर अब दो मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट ईथर। ये देखिए, तो ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की पहली टाइप की रिएक्शन थी जिसमें अल्कोहल्स को हमने एक्सेस यानी कि आधिक्य में लिया, जिससे क्या हुआ, का दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। 413 केल्विन टेम्परेचर है और हमें मिल रहा है ईथर। यहाँ पर अल्कोहल्स की ये वाली डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। हम इसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है वो पढ़ने वाले हैं और वो पॉसिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। अल्कोहल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इथेनॉल। ये हमने लिया इथेनॉल और ये इथेनॉल का फॉर्मूला आपके सामने है। अब यहाँ पर वही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर हम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, तब तब क्या होगा देखिए, H2O मॉलिक्यूल कहाँ से एलिमिनेट होगा, ये OH और ये OH समूह है। ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है और उसके अगला वाला कार्बन है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और OH समूह बाहर निकलेगा, OH ग्रुप बाहर निकलेगा। इस तरह से H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से अब ये जो सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में ये हो गया है डबल बॉन्ड और जो अल्कोहल था वो अब कन्वर्ट हो गया है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने की वजह से एल्कीन में। तो इस तरह से ये बन गया एल्कीन। हम ये वाली रिएक्शन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, डिहाइड्रेशन, और ये H2O मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। तो हमने देखा कि अल्कोहल जो हमने लिया इथेनॉल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट हो गया, यानी कि निर्जलीकरण हो गया, इसका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये कन्वर्ट हो गया एल्कीन में। H2O मॉलिक्यूल में OH ग्रुप
और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके रेस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन, ये एलिमिनेट होंगे H2O मॉलिक्यूल के रूप में और हमें मिलेगा एल्कीन। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स की। तो सबसे पहले इसमें एक और ऑप्शन देखते हैं। यदि हम लोग ये जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया हमने, इसकी इसकी जगह यदि हम लोग एल्यूमिना लें, Al2O3 एल्यूमिना लें और एल्यूमिना की प्रेजेंस में भी यदि हम लोग हीटिंग कराएं तो भी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो जाती है और सेम वही प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमें H2SO4 की प्रेजेंस में मिलते हैं। यह तो हुआ एक पॉइंट। अब अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कुछ एल्किन्स, कुछ जो अल्कोहल्स हैं वो डिफरेंट अल्कोहल्स लेकर के हम लोग देखते हैं। अभी हमने इथेनॉल लिया था, अब हम लोग लेते हैं 2 ब्यूटेनॉल। तो हमने ये लिया CH3CHOH और CH2CH3, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। अब 2 ब्यूटेनॉल का यदि हम लोग डिहाइड्रेशन कराएंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर दो तरह की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज है। वो दो तरह की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज क्यों है ये आप देख लीजिए। क्योंकि ये अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन ये भी हो गया और ये भी बीटा कार्बन है। दोनों साइड में अल्फा के जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। हमेशा ध्यान रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होता है। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके दोनों साइड अब चेन में जो भी नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा कार्बन होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से बीटा 1 कार्बन से भी एलिमिनेट हो सकता है और हाइड्रोजन बीटा 2 जो कार्बन है वहां से भी जा सकता है और दोनों केसेस में अलग अलग एल्कीन बनेगी। तो देखते हैं कौन कौन सी एल्कीन बनती है। तो यहाँ पर सपोज हम सबसे पहले बीटा 1 कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे और ये OH एलिमिनेट करेंगे तो हमें मिलती है 2 ब्यूटीन। ये हमने लिया CH3, यहाँ पर CH, अब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया CH और ये CH3। तो इस तरह से हमें मिला 2 ब्यूटीन। और यदि हम लोग बीटा 2 कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं OH के साथ में तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी वाली एल्कीन कौन सी एल्कीन बनेगी ये देखते हैं। अब डबल बॉन्ड इस यहाँ से हाइड्रोजन तो ये CH3 है, CH2 में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा अब और ये हो गया CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन गया आपका 1 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटेन बन गया। तो इस तरह से आपने देखा ये जो 2 ब्यूटेनॉल है इसका यदि हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें दो तरह की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज है। ऐसे केसेस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, इसके लिए सेथजेफ ने अपना एक रूल दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं सेथजेफ रूल्स। सेथजेफ रूल, सेथजेफ का नियम। ये सेथजेफ का नियम क्या है? ये सेथजेफ का नियम ये कहता है कि वो एल्कीन अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, अल्कोहल्स के निर्जलीकरण अभिक्रिया में वो एल्कीन ज्यादा बनता है, वो एल्कीन की अमाउंट ज्यादा होगी जिस एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्किल समूहों का नंबर ज्यादा होगा। जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं इनसे जुड़े हुए एल्किल समूहों का नंबर ज्यादा होगा, एल्किल ग्रुप्स का नंबर ज्यादा होगा। यहाँ देखिए 2 ब्यूटीन में दो एल्किल ग्रुप अटैच हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, लेकिन यहाँ पर 1 ब्यूटीन में केवल एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है और इधर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है। तो इस हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। और ये बनता है 80% और ये बनता है 20%, यानी कि ये हो गया माइनर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से सेटजेफ ने ये जो प्रॉब्लम आई थी कि जब दो एल्कीन बन सकती हैं तो कौन सी एल्कीन मेजर होगी कौन सी एल्कीन माइनर होगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। और सेटजेफ का रूल मैं आपको वापस बता देता हूं। सेटजेफ ने ये कहा है कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वो एल्कीन ज्यादा बनता है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स का नंबर ज्यादा हो। तो अब हम इस रिएक्शन से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं और इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म से रिलेटेड सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस
यह जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है और दोनों साइड में प्रोसीड होती है एक साथ। और इस रिएक्शंस के जितने भी सारे स्टेप्स हैं, सारे के सारे स्टेप्स भी रिवर्सिबल हैं। तो यह इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इथेनॉल से, CH3CH2OH। और अब जैसा कि हम लोग जानते हैं यह रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए एसिडिक मीडियम में जैसे ही अल्कोहल को एसिडिक मीडियम देंगे तो यह अल्कोहल है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा लोन पेयर्स के थ्रू, और ये हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। CH2 ऑक्सीजन, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होगा देखिए। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स में से ये जो H2O है वो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये -H2O। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला जो है वो हमें कार्बोकैटायन की फॉर्म में मिलेगा और ये होगा हमारे लिए इथाइल कार्बोकैटायन। ये लीजिए। अब इथाइल कार्बोकैटायन में से जो लास्ट स्टेप है वो है कि ये जो इथाइल कार्बोकैटायन है इसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ये प्रोटॉन एक लूज कर देगा, डिप्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, और यहाँ से प्रोटॉन लूज हो गया तो हमें मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये लीजिए, तो इस तरह से हमें मिल गया एल्किन। अब इस रिएक्शंस के जैसे मैंने बताया सारे स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल है, तो आपको यहाँ भी ये स्टेप भी इसका रिवर्सिबल हो गया और ये स्टेप भी रिवर्सिबल हो गया। तो इस तरह से ये जो सारे स्टेप्स हैं वो इसमें होते हैं रिवर्सिबल, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस तरह से सबसे पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद में H2O मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया जिससे मिला कार्बोकैटायन। और ये जो कार्बोकैटायन है इसने इसका डिप्रोटोनेशन हो गया, यानी कि इससे एक प्रोटॉन निकल गया और प्रोटॉन इस कार्बन से निकलेगा और जिससे ये कन्वर्ट हो गया एल्कीन में। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म से हमने क्या सीखा। इसकी मैकेनिज्म से हमने ये सीखा कि इस रिएक्शन में जो अल्कोहल्स हैं वो कार्बोकैटायन बनाते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, उस अल्कोहल की रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन के लिए उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो डिफरेंट अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया ये। टर्सरी अल्कोहल टर्सरी कार्बन बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल्स। तो इस तरह से ये थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें 1 ब्यूटेनेल का हमने डिहाइड्रेशन करवाया है और 1 ब्यूटेनेल के डिहाइड्रेशन से हमें मेजर जो प्रोडक्ट है वो 1 ब्यूटीन मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो 1 ब्यूटीन है वो माइनर प्रोडक्ट है और 2 ब्यूटीन है वो मेजर प्रोडक्ट है। ये कैसे हुआ इसे हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने अभी मैकेनिज्म में देखा, जो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो कार्बोकैटायंस के थ्रू प्रोसीड होती है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं। और कार्बोकैटायंस जो की एक खास बात ये होती है कि यदि जो बनने वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है तो वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है, वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट होने से जो 2 ब्यूटीन है जो बनना ही नहीं चाहिए था ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और 1 ब्यूटीन जो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था, एक ही बनना चाहिए था, वो कम अमाउंट में बनता है, वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। इसे समझते हैं ये कैसे हुआ। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है 1 ब्यूटेनॉल का। तो इसके लिए हम लोग 1 ब्यूटेनॉल लिखते हैं सबसे पहले, CH3 CH2 CH2 CH2OH, 1 ब्यूटेनॉल। और 1 ब्यूटेनॉल को हम जैसे ही H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो यह कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। अब इसके कार्बोकैटायन कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। इसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, इसकी जो स्टेप्स हैं वो मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये हमने बनाया CH2CH2
और ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और जो H2O है मॉलिक्यूल वो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें मिल गया कार्बोकैटायन। ये देखिए ब्यूटेन का हमें कार्बोकैटायन मिल गया, प्राइमरी ब्यूटेन जो है, प्राइमरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है वो हमें मिल गया, यह प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब प्राइमरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, अब इसमें देखिए अब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन प्राइमरी टाइप का है इसलिए यह है लेस स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी है वो है कम। तो स्टेबिलिटी कम होने की वजह से यदि ये क्या होगा, ये अपने जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज कैसे होगा, इसमें से जो एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये जो सेकेंडरी कार्बन है इससे शिफ्ट हो जाएगा प्राइमरी कार्बन पर, जहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज है वहां जो इसका जो जो प्रोटॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा और देखिए किस तरह से ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा रीअरेंज होकर के CH3 CH2 CH और ये CH3। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन था वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बन से मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए प्राइमरी कार्बोकैटायन ने रीअरेंजमेंट होकर के सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाया। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन का डीप्रोटोनेशन होगा और डीप्रोटोनेशन होने से जो 2 ब्यूटीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से सेटजेफ के रूल के अकॉर्डिंग 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस रिएक्शन में सेटजेफ का रूल फॉलो हो रहा है और इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है। यदि बनने वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है और यहाँ पर यदि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, वो सेकेंडरी और टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट जो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये कम अमाउंट में बनेगा, वो रिवर्स हो जाता है और जो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था यहाँ पर 2 ब्यूटीन, वो ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, वो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है। इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन हुआ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन का ज्यादा स्टेबल वाले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना। अब हम एल्कोहल्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझ लेते हैं हैलोफॉर्म होते क्या हैं। हैलोफॉर्म होते हैं CH(X3), जहां पर X क्या है, हेलोजन, इसका मतलब CHCl3, ये हुआ क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ये हुआ ब्रोमोफॉर्म और CHI3 ये हुआ आयोडोफॉर्म, जिसका येलो कलर का पीपीटी होता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ये आयोडोफॉर्म बनता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन तो एक जनरल नेम है, यदि क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमोफॉर्म बनाएंगे तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी और आयोडोफॉर्म बनाएंगे CHI3 तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें सबसे पहले एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है और एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होकर के वो बनाते हैं कीटोन्स, और कीटोन्स का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है जिससे वो हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं हेलोफॉर्म और एक बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब किस तरह से ये अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं, वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं और कीटोन्स का फिर ऑक्सीडेशन होता है और ये रिएक्शन जो होती है ये मैं आपको बता दूं किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है हेलोजन प्लस में NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब देखते हैं, अब हम पर्टिकुलर आयोडोफॉर्म रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आयोडोफॉर्म बनता है और वो हमारे इस काम आता है। तो और इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी जानेंगे।
तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है 2 प्रोपेनॉल CH, ये हमारा 2 प्रोपेनॉल है। और 2 प्रोपेनॉल की सबसे पहले रिएक्शन करवाई हमने I2 से। तो यहाँ पर दो HI बाहर हो जाएंगे, और जहां मैं गोला कर रहा हूं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके दो HI बाहर हो जाएंगे, और इस ये जो अल्कोहल है 2 प्रोपेनॉल, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर के, जैसा कि आप जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होकर के हमेशा कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गया कीटोन और हमें मिल गया 2 प्रोपेनॉन। अब जो 2 प्रोपेनॉन है, 2 प्रोपेनॉन की रिएक्शन हम करवाएंगे 3I2 प्लस 4NaOH, इससे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनता है। अब यहाँ पर इस एसीटोन का, प्रोपेनॉन का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने से ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलो फॉर्म में। अब हम यहाँ पर हेलोजन ले रहे हैं आयोडीन, तो ये बनाएगा आयोडोफॉर्म, और ये बन गया आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी। येलो पीपीटी आ गया आयोडोफॉर्म का। और ये वाला जो पोर्शन है जिसमें अब दो कार्बन है, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा। दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट कैसे बनेगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। ये देखिए दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बन गया। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होकर के वो कीटोन में कन्वर्ट हुए, और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन ने बनाया हेलो फॉर्म, और बाकी जितने भी कार्बन यहाँ बचे हुए हैं, अब यहाँ पर दो कार्बन बचे हुए हैं, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट आपको बनाना है। अब आपको देखना है सोडियम कितने बच गए। तो 4 सोडियम हमने यहाँ लिया है, एक सोडियम हमने यहाँ यूज ले लिया, 3 सोडियम बच गए, और आयोडीन बच गए यहाँ पर 3, 3I2 ले रहे हैं, इसका मतलब 3I2 में 6 आयोडीन है। 6 आयोडीन में से 3 आयोडीन हमने हेलोफॉर्म में यूज ले लिया आयोडोफॉर्म में, तो 3 आयोडीन और 3 सोडियम बच गए। तो इसका बन गया 3NaI, ये बाहर निकल गया। अब वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं कितने निकलेंगे। यहाँ पर जो OH देख सकते हैं आप, 4NaOH में कितने OH होंगे, 4OH माइनस। तो इसमें से एक ऑक्सीजन हमने यहाँ यूज ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 3 ऑक्सीजन से सिर्फ 3 H2O वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं। और H2 का नंबर भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिए 3H2O में 6 हाइड्रोजन होते हैं, 4 तो 4 NaOH में, और जो दो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज होंगे जो CH3 आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी। कार्बो बचे हुए कार्बन, जो दो कार्बन थे, उनके कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट 3NaI प्लस 3H2O। अब इस रिएक्शन में आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी बना है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये रिएक्शन वो ही अल्कोहल देते हैं जिनमें ये पार्ट होता है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये पार्ट जिनमें होता है वो ही अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं, जिसको मैंने गोला किया है। जिन अल्कोहल्स में ये पार्ट होता है, जिनकी स्ट्रक्चर में, वही अल्कोहल ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और उन्हें हम इस रिएक्शन से पहचान सकते हैं। तो कौन कौन से अल्कोहल देते हैं ये देखिए। ये यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो अब ये अल्कोहल हो गया इथेनॉल। इसका मतलब इथेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। यदि हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया, देखिए CH3 लगा दिया, तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। तो ये 2 प्रोपेनॉल भी यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इस तरह से देखिए प्राइमरी अल्कोहल में केवल इथेनॉल ये रिएक्शन देते हैं, और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा। जैसे यदि हमने लिखा 1 प्रोपेनॉल, अब देखिए 1 प्रोपेनॉल में वैसा वैसा स्ट्रक्चरल पोर्शन नहीं है जो हमने वहां पर डिफाइन किया है। 1 प्रोपेनॉल में इस तरह का कोई पोर्शन नहीं है, इसलिए 1 प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन से अल्कोहल देंगे, इथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल में केवल इथेनॉल, और सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल कोई भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। वापस सुन लीजिए, अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन है वो इथेनॉल और सारे सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं।
अब हम कैसे आइडोफॉर्म से विभेद करेंगे देखिए, यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इथेनॉल और 1 प्रोपेनॉल में हम किस तरह से विभेद करेंगे, तो बहुत इजीली हम लोग विभेद कर सकते हैं। इथेनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे और 1 प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। अब यदि हमें विभेद करना हो इथेनॉल और 1 प्रोपेनॉल में, हाँ, 1 प्रोपेनॉल तो हमने ले लिया, मीथेनॉल में विभेद हमें विभेद करना हो तो इथेनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, मीथेनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग कर सकते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन के बेसिस पे। तो ये थी हैलोफॉर्म रिएक्शन और उसके यूजेस आपको पता चल गया होगा किस तरह के अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे तरह के अल्कोहल्स में हम लोग विभेद कर सकते हैं इसके बेसिस पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।